प्रयोगशाला के चूहों का उदास और निराश जीवन। मानस के साथ अपना परिचय स्थापित कर लेने के बाद और इस तथ्य के साथ भी कि हम वास्तव में उसके बारे में कितना कम जानते हैं, अब हम उस सवाल पर वापस लौट सकते हैं कि दूसरे प्राणियों में मानस होता है या नहीं। कुत्ते जैसे कुछ प्राणी ट्यूरिंग टेस्ट के संशोधित प्रारूप पर निश्चय ही खड़े उतरते हैं जब इंसान यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई कुत्ता चेतन है या नहीं। तो हम उसकी गणितीय योग्यता व अच्छी याददाश्त की तलाश नहीं करते, बल्कि हमारे साथ भावनात्मक संबंध बनाने की उसकी योग्यता को देखते हैं। यह तथ्य कि कुत्ते मनुष्य के साथ भावनात्मक संबंध बना सकते हैं, कुत्ते कुत्तों के ज़्यादातर मामलों में यह विश्वास दिलाता है कि कुत्ते बेदिमाग मशीनें नहीं हैं। लेकिन यह चीज़ उन संदेहवादियों को संतुष्ट नहीं करेगी जो इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि भावनाएं एल्गोरिदम है और कोई भी ज्ञात एल्गोरिदम ऐसा नहीं है जिसे क्रियाशील होने के लिए चेतना की जरूरत पड़ती हो। जब भी कभी कोई प्राणी किसी जटिल भावनात्मक आचरण का परिचय देता है तो हम यह साबित नहीं कर सकते हैं कि यह किसी अत्यंत परिष्कृत किंतु अचेतन एल्गोरिदम का नतीजा नहीं है। निश्चय ही यह तर्क मनुष्य पर भी लागू किया जा सकता है। कथित रूप से चेतन अवस्थाओं की सूचना देने समेत मनुष्य को कुछ भी करता है वह सिद्धांत अचेतन एल्गोरिदम का कृत्य हो सकता है। इसके बावजूद मनुष्य के मामले में हम यह मान लेते हैं कि जब कोई यह सूचना देती है कि वह चेतन है, हम उसकी बात को सही मान लेते हैं। इस न्यूनतम मान्यता के आधार पर हम आज चेतना के विशिष्ट मस्तिष्कीय लक्षणों को पहचान सकते हैं जिनका इस्तेमाल मनुष्य में चेतन अवस्था को अचेतन अवस्था से व्यवस्थित ढंग से अलग करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन चूंकि पशुओं के मस्तिष्क के बहुत से लक्षण इंसानी मस्तिष्क को जैसी होती है, इसलिए चेतना के विशिष्ट लक्षणों की हमारी समझ के बढ़ाने के साथ साथ हम इनका इस्तेमाल इस बात का निश्चय करने में कर सकते हैं क्या दूसरे प्राणियों में चेतना होती है और वह कब होती है। अगर एक कुत्ते का मस्तिष्क उसी तरह के पैटर्न पेश करता है जैसे एक सचेतन मानव मस्तिष्क करता है, तो यह इस बात का सशक्त प्रमाण होगा कि कुत्ते सचेतन प्राणी हैं। बंदर और चूहों पर किए गए शुरुआती परीक्षण दर्शाते हैं कि कम से कम बंदर और चूहे के मस्तिष्क सचमुच चेतना के विशिष्ट लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन पशुओं के मस्तिष्क और मनुष्य के मस्तिष्क के बीच के भेद के चलते और इस तथ्य के चलते कि हम चेतना के सारे रहस्य को सुलझाने से अभी काफ़ी दूर है, ऐसी निर्णायक परीक्षणों को विकसित करने में दशकों लग जाएंगे जो संदेहवादियों को संतुष्ट कर सकेंगे। इस दौरान इसे सही साबित करने की जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या हम कुत्तों को तब तक बेदिमाग मशीनें मानते रहेंगे जब तक कि उसके उलट बात साबित नहीं हो जाती, या हम उस वक्त तक कुत्तों को चेतन प्राणियों की तरह बरतना जारी रखेंगे जब तक कि कोई भी व्यक्ति इसके विपरीत कायल करने वाला सबूत पेश नहीं करता। 7 जुलाई 2012 को तंत्रिका जैविकी और संज्ञानात्मक विज्ञानों के विशेषज्ञ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एकत्र हुए। उन्होंने चेतना विषय कैम्ब्रिज घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया है कि एक केंद्राभिमुखी साक्ष्य दर्शाते हैं कि अमानवीय प्राणियों में सादृश्य व्यवहार को प्रदर्शित करने की क्षमता के साथ साथ चेतन अवस्था के तंत्रिका शारीरिक, तंत्रिका रासायनिक और तंत्रिका शरीर क्रियात्मक सबस्ट्रेट होते हैं। परिणामतः साक्ष्य का प्रभाव दर्शाता है कि चेतना को उत्पन्न करने वाले तंत्रिका परक सबस्ट्रेटों को धारण करने के मामले में मनुष्य अनूठे नहीं होते। तमाम स्तनपायी और पक्षियों समेत गैर मानवीय प्राणियों में और ऑक्टोपस समेत बहुत से दूसरे प्राणियों में भी ये तंत्रिका परक सबस्ट्रेट होते हैं। यह घोषणा पत्र यह कहते कहते रह जाता है कि दूसरे प्राणी चेतन होते हैं क्योंकि हमारे पास अभी भी निर्णायक साक्ष्य का अभाव है, लेकिन इसे सिद्ध करने की जिम्मेदारी यह उन लोगों पर डाल देता है जो ऐसा नहीं सोचते। वैज्ञानिक समुदाय की इन बदलती हवाओं पर प्रतिक्रिया करते हुए मई 2015 में न्यूजीलैंड उस वक्त पशुओं को चेतन प्राणियों की मान्यता देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया जब न्यूजीलैंड की संसद ने पशु कल्याण संशोधन अधिनियम को पारित किया। यह अधिनियम व्यवस्था देते हैं कि अब से पशुओं को चेतन प्राणियों के रूप में मान्यता देना और इसलिए पशुपालन जैसे संदर्भ में उनके कल्याण पर समुचित ध्यान देना अनिवार्य है। एक ऐसे देश में जहाँ भेड़ों की तादाद मनुष्य से ज़्यादा है, यह बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है। इसके बाद कनाडा के क्यूबेक प्रांत ने भी ऐसा ही अधिनियम पारित किया है और दूसरे मुल्कों द्वारा भी इसका अनुसरण किए जाने की संभावना है।
बहुत से औद्योगिक निकाय पशुओं को चेतन प्राणियों के रूप में मान्यता देते हैं। हालांकि यह विरोधाभास है कि यह मान्यता इन पशुओं को किंचित अप्रिय किस्म के प्रयोगशाला परीक्षणों के हवाले कर देते हैं। उदाहरण के लिए औषधियों का उत्पादन करने वाली कंपनियां अवसाद रोधक दवाएं विकसित करने की प्रक्रिया में चूहों पर नियमित रूप से प्रयोग करती है। व्यापक तौर पर अपनाई जाने वाली एक पद्धति के मुताबिक आप 100 चूहों को लेते हैं और हर चूहे को पानी से भरे कांच की एक नली में रख देते हैं। चूहे इस नली से उछलकर बाहर आने के लिए बार बार संघर्ष करते हैं पर कामयाब नहीं होते। 15 मिनट बाद ज़्यादातर चूहे हार मान लेते हैं और हरकत करना बंद कर देते हैं। वे अपने परिवेश से उदासीन होकर नली में तैरते रहते हैं। अब आप 100 चूहे और लेते हैं, उनको नलियों में डालते हैं, लेकिन 14 मिनट बाद इसके ठीक पहले कि वे हताश हों उनकी नली से निकाल लेते हैं। आप उनको पोंछते हैं, खिलाते पिलाते हैं और उसको थोड़ा सा आराम देते हैं और इसके बाद उनको फिर उन्हीं नलियों में डाल देते हैं। दूसरी बार में यह चूहे हाथ पैर डाल देने से पहले 20 मिनट तक संघर्ष करते हैं। ये अतिरिक्त 6 मिनट क्यों? क्योंकि पिछली कामयाबी की स्मृति मस्तिष्क में कुछ जैव रसायन के उत्सर्जन को उकसाती है जो इन चूहों को उम्मीद प्रदान करती है और हताशा के आगमन को विलंबित कर देती है। अब अगर हम इस जैव रसायन की पहचान भर कर लेते हैं तो हम इसका इस्तेमाल मनुष्य के लिए अवसाद रोधक दवा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चूहे के मस्तिष्क में किसी भी प्रदत्त क्षणों में असंख्य रसायन की बाढ़ आ जाती है। हम सही रसायन पर अंगुली कैसे रख सकते हैं? इसके लिए आपको चूहे के ऐसे और ज़्यादा समूहों को लेने की ज़रूरत होगी जिन्होंने इस परीक्षण में पहले कभी भागीदारी न की हो। आप हर समूह के चूहों को इस खास रसायन का इंजेक्शन देते हैं जिसके बारे में आपको संभावित अवसाद रोधक होने का संदेह है। आप चूहों को पानी में छोड़ देते हैं। जिन चूहों को इंजेक्शन ये दिया गया है वे अगर अवसाद की अवस्था में आने से पहले 15 मिनट तक संघर्ष करते हैं तो आप अपनी सूची में ए को काट देते हैं। अगर जिन चूहों को बी रसायन का इंजेक्शन दिया गया है वे 20 मिनट तक छटपटाते रहते हैं तो आप सीईओ और शेयरधारियों से यह कह सकते हैं कि आप कामयाब रहे। संदेहवादी आपत्ति कर सकते हैं कि यह समूचा विवरण चूहों का अनावश्यक मानवीकरण करता है। चूहे न तो उम्मीद का अनुभव करता है न नाउम्मीदी का। कभी कभी चूहे फुर्ती के साथ हरकत करते हैं और कभी कभी वे स्थिर बने रहते हैं, लेकिन वे महसूस कभी कुछ नहीं करते। वे सिर्फ चेतनाहीन एल्गोरिदम से परिचालित होते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इन सारे प्रयोगों का क्या अर्थ है? मनोविकार संबंधी दबाव का उद्देश्य मनुष्य के सिर्फ व्यवहार में परिवर्तन लाना नहीं है बल्कि सबसे पहले मानवीय अनुभूतियों में परिवर्तन लाना है। जब ग्राहक मनोचिकित्सक के पास जाते हैं और उसके कहते हैं डॉक्टर मुझे कोई ऐसी चीज़ दीजिए जो मुझे इस अवसाद से बाहर ला सके, तो वे कोई ऐसी मैकेनिकल उत्तेजक औषधि नहीं चाहते जिससे उनकी काया तो मुसल की तरह हरकत करती रहे लेकिन वे अवसाद महसूस करते रहे। वे खुशनुमा महसूस करना चाहते हैं। चूहों पर ऐसे प्रयोग व्यापारिक निगमों की ऐसी करामाती गोली विकसित करने में तभी मदद कर सकते हैं जब वे पहले से यह मानकर चले रहे हो कि चूहे के व्यवहार के साथ मनुष्यनुमा भावनाएं जुड़ी होती है। और सचमुच ही मनोविकार संबंधी प्रयोगशालाएं आमतौर से ऐसा ही मानकर चलती है। आत्मचेतन चिंपांजी मनुष्य की श्रेष्ठता को स्थापित करने की एक और कोशिश यह स्वीकार करती है कि चूहों, कुत्तों और अन्य जानवरों में चेतना होती है, लेकिन साथ ही उसका यह तर्क है कि वे मनुष्य से इस मामले में भिन्न होते हैं कि उनमें आत्मचेतना नहीं होती। वे अवसाद, सुख, भूख या तृप्ति महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उनमें आत्मा का कोई बोध नहीं होता और वे इस बात को लेकर सजग नहीं होते कि जिस अवसाद या भूख को वे महसूस कर रहे होते हैं उसका कोई संबंध मैं नामक एक विशिष्ट सत्ता से है। यह धारणा जितनी आम है उतनी अस्पष्ट भी जाहिर है। जब एक कुत्ता भूख का अनुभव करता है तो वह किसी दूसरे कुत्ते को भोजन परोसने की बजाय खुद ही मांस का टुकड़ा हथिया लेता है। एक कुत्ते को पड़ोस के कुत्तों के मूत्र से भीगे हुए पेट को सूंघने दीजिए और वह तत्काल पहचान जाएगा कि उस पेट से उसके खुद के मूत्र की गंध आ रही है या पड़ोस के प्यारे से लेब्राडोर के मूत्र की गंध आ रही है या किसी अजनबी कुत्तों के मूत्र की। कुत्ते अपनी खुद की गंध के प्रति और संभावित सहवासी और प्रतिद्वंदियों की गंध के प्रति बहुत अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। तब इस बात का क्या मतलब है कि उनमें आत्मचेतना का अभाव होता है? इस तर्क के एक अपेक्षाकृत परिष्कृत संस्करण के मुताबिक आत्मचेतना के अलग अलग स्तर होते हैं। केवल मनुष्य ही उन चिरस्थायी स्वत्वों को समझते हैं जिसका एक अतीत और एक भविष्य होता है, क्योंकि सिर्फ मनुष्य ही अपने अतीत
के अनुभव और भविष्य के कृत्य पर चिंतन करने के लिए भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे प्राणी शाश्वत वर्तमान में रहते हैं। वे जब अतीत को याद करते या भविष्य की योजना बनाते भी प्रतीत होते, तब भी वे दरअसल वर्तमान उद्दीपकों और क्षणिक इच्छाओं पर प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, आने वाले जाड़ों के लिए बीजों को छिपाकर रखती हुई गिलहरी वास्तव में न तो उस भूख को याद करती है जो उसने पिछले जाड़े में महसूस की थी, न ही वो भविष्य के बारे में सोचती है। वह तो महज एक क्षणिक इच्छा का अनुसरण कर रही होती है, इस इच्छा के उद्गम और उद्देश्य से बेखबर रहते हुए। यही वजह है कि एकदम छोटी गिलहरियाँ भी गर्मियों के दौरान बीजों का संग्रह करती है, जबकि उन्होंने कोई जाड़ा नहीं बिताया होता है और इसलिए जाड़े को याद भी नहीं कर सकती। तब भी यह बात स्पष्ट बनी रहती है कि अतीत या भविष्य की घटनाओं के प्रति सजग होने के लिए भाषा एक अनिवार्य शर्त क्यों है। यह तथ्य को कि मनुष्य इसके लिए भाषा का इस्तेमाल करता है शायद ही कोई प्रमाण कह सके। मनुष्य तो अपने प्रेम या भय को व्यक्त करने के लिए भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरे प्राणी शब्दों का प्रयोग किए बगैर प्रेम और भय को उतने ही अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं, बल्कि उसे व्यक्त तक कर सकते हैं। सच तो यह है कि खुद मनुष्य भी अक्सर अतीत और भविष्य की घटनाओं को शब्दों में व्यक्त किए बगैर उनके प्रति सजग होते हैं। खासतौर से स्वप्न की अवस्थाओं में हम पूरी तरह से शब्दहीन वृत्तांतों के प्रति सजग हो सकते हैं, जिनको जागने पर शब्दों में बयान करने को लेकर हम संघर्ष करते हैं। बहुत से प्रयोग यह दर्शाते हैं कि कम से कम कुछ जानवर, जिसमें तोते और नीलकंठ शामिल है, वे स्वतंत्र घटनाओं को याद रखते हैं और सचेतन ढंग से भविष्य में इस तरह की संभावित घटनाओं के प्रति सतर्क रहने की योजना बनाते हैं। लेकिन इस बात को असंदिग्ध रूप से साबित करना असंभव है, क्योंकि कोई जानवर कितने ही परिष्कृत व्यवहार का परिचय क्यों न दे रहा हो। संदेहवादी हमेशा यह दावा कर सकते हैं कि यह व्यवहार उसके मानस की सचेतन छवियों का नतीजा होने की बजाय उसके मस्तिष्क की अचेतन एल्गोरिदम का नतीजा है। इस समस्या की व्याख्या करने के लिए स्वीडन के फ्यूरुविक चिड़ियाघर के एक नर चिंपांजी सेंटिनो के मामले पर विचार करें। अपने अहाते की ऊब से छुटकारा पाने के लिए सेंटिनो ने एक रोमांचक शौक विकसित कर लिया, चिड़ियाघर में आने वाले दर्शकों पर पत्थर फेंकना। अपने आप में यह कोई अनूठा बात नहीं है। गुस्साए हुए चिंपांजी अक्सर पत्थर, छड़ियाँ ही नहीं बल्कि मैला तक फेंकते हैं। लेकिन सेंटिनो अपनी चालों की अग्रिम योजनाएं बनाया करता था। सुबह के समय चिड़ियाघर खुलने से भी पहले सेंटिनो गुस्से का कोई स्पष्ट संकेत दिए बिना फेंकने वाली चीज़ों को इकट्ठा करता और उनका ढेर लगा लेता। गाइड और दर्शक जल्दी सेंटिनो से चौंकना रहने लगे, खासतौर से तब जब वो पत्थरों से के अपने ढेर के करीब खड़ा होता था। इसलिए अपने निशाने हासिल करने के मामले में उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती गई। मई 2010 में सेंटिनो ने जवाब में एक नई युक्ति ढूंढ निकाली। एकदम सुबह सुबह उसने अपने सोने की जगह से तिनकों के ढेर को उठाया और उनको अपने अहाते की उस दीवार के करीब रख लिया जहां आमतौर से दर्शक चिंपांजियों को देखने के लिए जमा होते थे। फिर उसने पत्थर इकट्ठे किए और उनको तिनकों के ढेर के नीचे छिपा दिया। 1-8 घंटे बाद जब दर्शकों का पहला समूह वहां पहुंचा तो सेंटिनो एकदम शांत बना रहा। उसने चीड़े होने या आक्रामकता का कोई संकेत नहीं दिया। सिर्फ जब उसके शिकार उसकी जड़ में पहुंचे तब जाकर सेंटिनो ने अचानक छिपा कर रखे हुए पत्थर उठाया और भयभीत इंसानों पर उनकी बौछार शुरू कर दी, जो चारों तरफ भाग खड़े हुए। 2012 में सेंटिनो ने हथियारों की इस दौड़ को गति देते हुए पत्थरों को न सिर्फ तिनकों के ढेर के तले बल्कि पेड़ों के तनों, इमारती ढांचों और छिपाने लायक किन्हीं भी दूसरी जगहों पर जमा करना शुरू कर दिया। तब भी सेंटिनो संदेशवादियों के संतुष्ट नहीं कर पाता। हम किस तरह पक्के तौर पर यह कह सकते हैं कि सुबह 7 बजे जब सेंटिनो यहाँ वहाँ पत्थर छिपाता फिरता है तब वो कल्पना कर रहा होता कि उन पत्थरों को दोपहर में इंसानों पर फेंकने में कितना मज़ा आएगा। क्या यह मुमकिन नहीं है कि सेंटिनो किसी चेतनाहीन एल्गोरिदम से परिचालित होता हो, उस गिलहरी की तरह जिसने भले ही कभी जाड़ों को महसूस न किया हो तब भी वह जाड़ों के लिए बीज जमा करती है। संदेहवादी कहते हैं कि इसी तरह जब कोई नर चिंपांजी अपने उस प्रतिद्वंदी पर हमला करता है जिसने उसको हफ्तों पहले कभी चोट पुरलाई होती है, तो वह वास्तव में पिछले अपमान का बदला नहीं ले रहा होता। वो महज एक क्षणिक गुस्से पर प्रतिक्रिया कर रहा होता है, जिसकी वजह वह नहीं होता। जब कोई हथिनी अपने बच्चे को शेर द्वारा डराए जाते देखते हैं तो वह आगे भागकर अपने जीवन को इसलिए जोखिम में नहीं डालती कि उसे यह याद होता है कि वह उसका लाडला बच्चा है।
जिसको वह महीनों से पाल पोस रही है। इसकी बजाय वह शेर के प्रति दुश्मनी के किसी अज्ञेय बोध से परिचालित हो रही होती है। और जब कोई कुत्ता अपने मालिक को खौराया देखकर आनंद से उछलने लगता है तो वह कुत्ता उस आदमी को नहीं पहचान रहा होता है जिसने उसको उसकी शैशवावस्था से खिलाया पिलाया और प्यार किया है। वो तो महज एक अव्याख्येय आह्लाद से भर उठा होता है। हम इनमें से किसी भी दावे को न तो सही साबित कर सकते हैं न नकार सकते हैं, क्योंकि ये दावे दरअसल अन्य के मानुष की समस्या के विभिन्न रूप हैं। चूंकि हम ऐसे किसी भी एल्गोरिदम को वाफिक नहीं है जिसके लिए चेतना की जरूरत पड़ी हो, इसलिए कोई पशु को कुछ भी करता है उसको सचेतन स्मृति और योजना की बजाय चेतनाहीन एल्गोरिदम के उत्पाद के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए सेंटिनो के मामले में भी असल सवाल सिद्ध किए जाने की जिम्मेदारी से ताल्लुक रखता है। सेंटिनो के व्यवहार की सर्वाधिक संभावित व्याख्या क्या है? क्या हमें यह मानना चाहिए कि वो सचेतन ढंग से भविष्य की योजना बना रहा होता है और जो व्यक्ति इस बात से असहमत हो उसको इसके विरुद्ध कोई सबूत पेश करना चाहिए? या इस तरह सोचना ज़्यादा तर्कसंगत है कि वह चिंपांजी किसी चेतनाहीन एल्गोरिदम से परिचालित होता है और चेतन रूप से जो कुछ महसूस करता है वो तिनकों के ढेर के तले पत्थर छिपाने की कोई रहस्यमय इच्छा मात्र है। और अगर सेंटिनो अतीत को याद नहीं करता और भविष्य की कल्पना नहीं करता तो क्या इसका मतलब यह है कि उसमें आत्मचेतना का अभाव है? आखिरकार हम मनुष्य को तब भी आत्मचेतन मानते हैं जब वे अतीत को याद करने या भविष्य के बारे में अपना सपना देखने में व्यस्त नहीं होते। उदाहरण के लिए, जब एक इंसानी माँ अपने नन्हे बच्चे को व्यस्त सड़क पर भटकता हुआ देखती है तो वह अतीत या भविष्य के बारे में विचार करने के लिए नहीं ठहरती। ठीक उस हथिनी माँ की तरह वह भी महज अपने बच्चे को बचाने के लिए भागती है। जो बात हम इस इंसानी बच्चे की माँ के बारे में कहते वही हम हथिनी के बारे में क्यों नहीं कहते? यानी यही कि जब माँ अपने बच्चे को नज़दीक आते खतरे से बचाने के लिए भागी थी तो ऐसा उसने बिना किसी आत्मचेतना के किया था। वह महज एक क्षणिक प्रेरणा से परिचालित थी। इस तरह इन चीज़ों पर विचार करें। एक नौजवान युगल अपनी पहली मुलाकात के दौरान पूरे आवेग से भरकर चुम्बन ले रहा है। एक सैनिक अपने घायल साथी को बचाने के लिए दुश्मन की ओर से जारी भारी गोलाबारी के बीच तेजी से भाग रहा है। या एक कलाकार उन्मत्त ढंग से अपनी कुची चलाता हुआ अपनी अद्भुत कलाकृति उकेर रहा है। उनमें से कोई भी अतीत या भविष्य पर विचार करने के लिए नहीं ठहरता। क्या इसका यह अर्थ है कि उनमें आत्मचेतना का अभाव है और यह कि उनकी यह अवस्था उस राजनेता की अपेक्षाहीन है जो अपनी अतीत की उपलब्धियों और भविष्य की योजना के बारे में चुनावी भाषण दे रहा है?